वेलकम टू विराट आईएएस। आज हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस में 250 मार्क्स के एसए पेपर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देखो, एसए एक ऐसा सेगमेंट है जो सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेटेड रहता है। इसको सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज एस्पायरेंट करते हैं, जबकि एसए मार्क्स और रैंक इन दोनों को बूस्ट करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहां बाकी के जीएस के पेपर्स में बहुत ज़्यादा इनपुट डालना पड़ता है और डालने पर भी मार्क्स 100 की रेंज में रहते हैं, जबकि एसए में कम इनपुट में मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे इसी साल 2022 की टॉपर रही इशिता किशोर के जीएस के चारों पेपर्स में जहां मार्क्स 94 से लेकर और 113 की रेंज में है, यानी 113 नंबर उनके जीएस के फर्स्ट पेपर में है और 94 मार्क्स उनके थर्ड पेपर में है। वहीं एसए में उनके मार्क्स 124 हैं। तो आप पिछले कुछ सालों के जो भी टॉपर रहे हैं, ये जो नोन भी आपका रहा होगा, उनकी मार्कशीट को आप एनालाइज करिएगा तो एक बात आप कॉमन पाओगे कि एसए में सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो एसए एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत ज्यादा आपको लेवरेज देगा और एसए आपकी रैंक और सिलेक्शन के चांसेस को और ज्यादा ब्राइटर बनाता चला जाएगा। यूपीएससी में 2 एसए नॉर्मली लिखने होते हैं, 3 घंटे का टाइम होता है, यानी पर एसए हो गया 1.5 घंटा यानी 90 मिनट। अपूर्वा पांडे ने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2017 में 175 मार्क्स 175 मार्क्स गेन किए थे और 39th रैंक ली थी एसए में 175 मार्क्स। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि जीएस में 175 मार्क्स तो ला ही नहीं जा सकते। मतलब अभी तक तो 175 मार्क्स जीएस में किसी ने गेन नहीं किए हैं, जबकि मार्क्स 250 में से आने और मेरिट में काउंटेबल हैं। तो आइडियल बात तो ये रहती है कि आप 10 से 11 पेज कैसे लिख दो। एक पेज में ऑन एन एवरेज 100 वर्ड्स आ जाते हैं, तो 10 से 12 पेज में 1000, 1200, 1100 वर्ड कैसे हो जाएगा और 1.5 घंटे में बहुत ही कंफर्ट से, बहुत आसानी से आप ये लिख सकते हो। देखो, ऐसे कुछ और नहीं बल्कि जनरल स्टडीज का विस्तार ही है। आप इसे मान लो कि ये जनरल स्टडीज का एक लॉन्ग आंसर टाइप पेपर है। आप इसको जनरल स्टडीज का लॉन्ग आंसर मानकर चलिए। अब देखो, एसए के बारे में यूपीएससी चाहता क्या है। तो सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम के सिलेबस में जो कंपलसरी पेपर है एसए, उसमें एक बात लिखी है कि जो उम्मीदवार हो उसको डाइवर्स सब्जेक्ट पर एसए लिखना पड़ेगा और उसमें ये कहा गया है कि उससे ये उम्मीद की जाएगी कि वो एसए के सब्जेक्ट पर, विषय पर केंद्रित रहे और अपने विचारों को सिस्टमैटिक ढंग से एक्सप्रेस करे और ब्रीफली लिखे, यानी कॉम्पैक्ट वे में लिखे, संक्षिप्त लिखे। इफेक्टिव और एक्यूरेट एक्सप्रेशन के लिए मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये लाइनें वहां लिखी हुई हैं। यूपीएससी इस पेपर को लेकर कैंडिडेट्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं देखना चाहता है। जैसे क्या देखना चाहता है? पहली बात, एस्पायरेंट्स की सब्जेक्ट मैटर पर ग्रिप कैसी है। मतलब जिस सब्जेक्ट को कैंडिडेट ने ऐसे लिखने के लिए चुना है वो उसे अच्छी तरह समझता हो, सब्जेक्ट के सभी डायमेंशंस पर उसे पूरी जानकारी हो और वो उन पर बैलेंस तरीके से अपने विचार व्यक्त कर सके। ऐसे राइटिंग की देखो, कोई एक बेस्ट फॉर्मेट नहीं हो सकता और ना ही कोई एक कंफर्म या कोई एंश्योर्ड स्ट्रेटजी बताई जा सकती है। ऑल्दो अगर कैंडिडेट को सब्जेक्ट मैटर पर, विषय वस्तु पर पकड़ हो और उसने एग्जाम से पहले काफी प्रैक्टिस कर रखी हो और स्ट्रेटजी प्रॉपर मेंटेन करी हो, तो कोई वजह नहीं बनती कि वो अच्छा ऐसे ना लिख पाए। दूसरी चीज जो यूपीएससी कैंडिडेट्स में जो विशेषताएं देखना चाहता है कि जो सेलेक्टेड टॉपिक है उसके साथ उसकी रेलेवेंस हो। कमीशन ये चाहता है कि एस्पायरेंट की सब्जेक्ट मैटर पर पकड़ होने के साथ साथ ही उस सब्जेक्ट की रेलेवेंस, प्रायोरिटी और उसकी व्यापकता, यूनिवर्सैलिटी, और यहां तक कि उसका जो कॉम्पैक्टनेस है, जो संक्षिप्तता है, उसकी भी जानकारी उसको होनी चाहिए। नॉर्मली ये देखने में आता है कि किसी भी सब्जेक्ट के कई डायमेंशंस की हमें जानकारी होती है और ऐसे में हम सारी जानकारी एक तरह से उड़ेल देते हैं, बिखेर देते हैं, जबकि सब्जेक्ट के किसी एक डायमेंशन के बारे में पूछा गया होता है।
इसके अलावा कई बार पूछा गया जो टॉपिक है वो इंडिपेंडेंट होता है और हम उसकी किसी एक या कुछ डायमेंशंस की ही हमें जानकारी होती है, हम उसी सब्जेक्ट को हम लिमिटेड कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। दूसरे शब्दों में मतलब सब्जेक्ट की जो डेप्थ है, जो उसकी गहराई है, जो उसकी यूनिवर्सैलिटी है, हम उसको नजरअंदाज करते हैं, हम उसकी खुद ही एक सीमा तय कर लेते हैं। जैसे अगर सिविलाइजेशन और कल्चर पर ऐसे पूछा गया हो तो कई कैंडिडेट इसको सिविलाइजेशन और कल्चर की सीमा में बांध कर ही ऐसे लिखेंगे, खास तौर से हिस्ट्री ऑप्शनल वाले, जबकि ये ग्लोबल डायमेंशन लिए हुए हैं। दूसरा, अगर आईटी और रूरल इकोनॉमी टॉपिक पर ऐसे पूछा गया है तो कई कैंडिडेट इसका कॉम्प्रहेंसिव डायमेंशन न लेकर आईटी पर ही काफी लिख देंगे, उसके बाद थोड़ी सी जगह पर रूरल इकोनॉमी और उसके लिए आईटी की इंपॉर्टेंस पे लिख देंगे। तो इससे कई बार यानी टॉपिक से कैंडिडेट हट जाता है। अब देखो, ध्यान देने वाली बात है कि ये जो एस्से है ये केवल एक ही डायमेंशन से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। और एस्पायरेंट को देखो, यहां ये कह रहा है कि आईटी को रूरल इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा करनी है, ना कि लाइफ के सभी एरियाज में उसका क्या प्रभाव है, इस पर नहीं करनी चर्चा। और ध्यान देने की इस बात पर भी आवश्यकता है कि रूरल इकोनॉमी का मतलब रूरल इकोनॉमी है, इंडिया की रूरल इकोनॉमी नहीं है। बात आप समझ रहे हो? मतलब कि जो सब्जेक्ट है वो ग्लोबल डायमेंशन वाला है, तो आप इसे लिमिट करने की जो हमारी टेंडेंसी है उससे हम बचेंगे और उससे बचना चाहिए। तीसरी बात जो यूपीएससी एसए पेपर को लेकर देखना चाहता है कैंडिडेट्स के भीतर, कि क्या क्रिएटिव तरीके से सोचने की योग्यता है, क्या क्रिएटिव थिंकिंग कैंडिडेट कर सकता है। देखो, इसका मतलब कि क्या कैंडिडेट के अंदर रचनात्मकता है, और जांच होती है ओरिजिनलिटी की। देखो, हर बंदे की थिंकिंग दूसरे बंदे की थिंकिंग से डिफरेंट होती है, तो इस थिंकिंग का जो रिटन एक्सप्रेशन है वो एसे के रूप में सामने आता है और ये बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। चौथी बात, एसे को कॉम्पैक्ट होना चाहिए और इफेक्टिव भी होना चाहिए। ये दोनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। देखो, जो इफेक्टिव एक्सप्रेशन है वो कॉम्पैक्ट हो सकता है और कॉम्पैक्ट एक्सप्रेशन इफेक्टिव भी हो सकता है। कॉम्पैक्टनेस यानी संक्षिप्तता का मतलब है कि सब्जेक्ट को बेवजह का डिटेल देने की बजाय कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कह देना, यानी गागर में सागर भर देना। इसके लिए सब्जेक्ट की गहराई और लैंग्वेज पर कमांड होनी चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स अक्सर इस इल्यूजन में रहते हैं कि लैंग्वेज में अगर हमें इफेक्टिवनेस लानी है तो इसके लिए हम टफ वर्ड्स का इस्तेमाल करें, कठिन शब्दों का इस्तेमाल करें। तो इसके लिए वो डिक्शनरी से मतलब कठिन से कठिन शब्द चुनते हैं, बेवजह ऐसे में ठूंसते रहते हैं। अब इस तरह के जो ऐसे हैं वो एग्जामिनर की समझ में ही नहीं आएंगे, तो इफेक्ट कहाँ से पैदा होगा। लैंग्वेज तो तभी इफेक्टिव होगी जब वो सिंपल हो और आसानी से समझ में आ जाए, सेंटेंस स्मॉल हो और प्रॉपर जो आपके इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, मुहावरे हैं, उनकी जहां जरूरी हो वहां पर इस्तेमाल किया जाए। पांचवी बात, लैंग्वेज सदी हुई होनी चाहिए। ऐसे का एक इंपॉर्टेंट गुण होता है उसका प्रोडक्टिव होना, उसका इफेक्टिव होना। उसी ऐसे को बेहतर और मार्क्स बूस्टर माना जाता है जिसको पढ़ने के बाद इन्विजिलेटर एग्जामिनर के माइंड में इंप्रेशन अच्छा क्रिएट हो। अगर ये नहीं है तो फिर ऐसे सार्थक हो ही नहीं सकता। एक अच्छे ऐसे के लिए लैंग्वेज एकदम सदी हुई होनी चाहिए, लैंग्वेज में कसावट होनी चाहिए, शब्दों का सटीक इस्तेमाल होना चाहिए। इन्विजिलेटर को, परीक्षक को एक भी शब्द अननेसेसरी ना लगे। लैंग्वेज जैसी गलतियां सिविल सर्विसेज में, खास तौर से एसे या लैंग्वेज के पेपर में माफी के लायक नहीं होती, अनपार्डनेबल होती हैं, इसलिए इनसे बचा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रेजेंटेशन रीजनेबल होना चाहिए। मतलब ऐसे का प्रेजेंटेशन ऐसा हो जो लॉजिकल हो, सिस्टमैटिक हो, एकदम क्रमबद्ध हो, ऑर्डरली हो। इस तरह के प्रेजेंटेशन, इस तरह का एक्सप्रेशन बहुत ही प्रभावशाली होता है और प्रॉपर ऑर्डर में जवाब दिया जाना चाहिए। अगर किसी प्रॉब्लम पर, समस्या पर ऐसे लिखने के लिए कहा गया है तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को डिफाइन कर दो कि प्रॉब्लम है कहाँ,
उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल एस्पेक्ट में उसका स्वरूप, उसका इंपॉर्टेंस पर विचार करना चाहिए। उसके बाद प्रॉब्लम्स के रीजंस को क्लियर करना चाहिए और फाइनली उसके जो प्रोबेबल सॉल्यूशंस हैं, जो समाधान हैं, उन पर चर्चा करते हुए कंक्लूजन लिखने चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि जो एस्से का एंड है, एंड बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक हो, यानी आशा से भरा हो। 2014 से एस्से में एक नए ट्रेंड की शुरुआत हुई है। एस्से के पेपर में टोटल 8 एस्से 2 पार्ट्स में इक्वली रूप से डिवाइडेड रहते हैं, 4 सेक्शन ए में, 4 सेक्शन बी में, और हर सेक्शन में एक एक एस्से लिखने को दिया जाता है। साल 2014 में पूछे गए 8 में से 6 टॉपिक क्वेश्चन मार्क वाले थे, जिन पर कैंडिडेट को कोई स्टैंड लेना था। और फिर 2015, 16, 17, 18 से जो परिपाटी जो ट्रेंड चला रहा है, और 2022 तक, 2022 में भी कमोबेश यही ट्रेंड अभी तक चला हुआ है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे ही उन्हें पेपर और कॉपी मिलती है लिखने के लिए, तो वैसे ही वो लिखना शुरू कर देते हैं। ऑल्दो ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली नहीं है, क्योंकि आपने एस्से को सही तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से नहीं किया होता है, और आप उन सभी थॉट्स के बारे में आप विचार ही नहीं करते, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते, जिनको आप एस्से में प्रेजेंट करोगे। तो एस्से राइटिंग में कुछ टिप्स की बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्या करें। देखो, सबसे पहले तो प्लान बनाइए। जैसे ही आपको पेपर और कॉपी मिले तो 10-15 मिनट में सोचिए और प्लानिंग करिए। आप वो सब कुछ याद करने की कोशिश करें जिसे आप एस्से में लिखना चाहते हो। कॉपी के एंड में आपको रफ पेज 2-3 मिलते हैं, तो एक पेन पेंसिल लीजिए और शॉर्ट में, संक्षेप में सभी बिंदुओं को वहां लिख लें, ताकि बाद में आप उन्हें ऐसे लिखने के बाद उसको अगर रिमूव करना चाहे तो रिमूव कर दें। ऐसे में डायग्राम देना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आप टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। तो अच्छा, अब देखो क्या ना लिखें। इस बात के लिए भी बहुत कॉशियस रहना है कि क्या नहीं लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कभी भी किसी समस्या का समाधान ऐसा मत दीजिए जो इंडिया की इंटीग्रिटी के खिलाफ हो। मान लीजिए कश्मीर के सॉल्यूशन की भारत के लिए बात है, तो कभी भी कश्मीर को अलग करने का सुझाव कभी मत देना। दूसरा, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म ठीक नहीं है। अगर आपको ऐसे में क्रिटिसिज्म करना जरूरी ही है, तो आपका क्रिटिसिज्म क्रिएटिव होना चाहिए, रचनात्मक क्रिटिसिज्म होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर ऐसे का टॉपिक इस तरह से फ्रेम किया गया हो कि उसमें या तो पॉजिटिव या नेगेटिव साइड उसमें लेनी हो और उसमें तर्क वितर्क करना जरूरी हो, तो आप पॉजिटिव साइड को आप प्रायोरिटी दें। नेक्स्ट सजेशन ये है कि कभी भी कोई असंभव सॉल्यूशन ना दें, कोई असंभव समाधान ना दें। देखो, कभी कभी ऐसे का टॉपिक आपको नेगेटिव साइड या इजी साइड लेने के लिए उकसावा दे सकता है, तो इसके लिए आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोचना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक टॉपिक है कि पंचायती राज इनकम टैक्स देने वालों के पैसे की बर्बादी है, तो नरेगा की तरह ऐसा लगता भी है। तो जब आप ऐसे लिख रहे हो तो आपको बहुत बैलेंस बना के रखना जरूरी है। इसी तरह एक टॉपिक है कि गरीब लोग खुद के शत्रु होते हैं, द पुअर आर देयर ओन एनिमी। तो इस तरह का स्टेटमेंट हालांकि कुछ मायनों में सही भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ऐसे की थीम पर ही अपना गीत गाएं, बल्कि आप अपना विचार रखिए और दूसरी साइड को भी, जो पॉजिटिव और क्रिएटिव साइड हो, उसको भी हाईलाइट करें। तो सोसाइटी में मौजूद इस तरह की बातों की आलोचना करना तो बहुत आसान है बजाय, लेकिन उसके लिए सॉल्यूशन देना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे लिखने के दौरान इस बात को आप हमेशा याद रखना। जब देखो प्रॉब्लम रियल लाइफ से रिलेटेड हो, तो आप कोई काल्पनिक समाधान मत दीजिए या कोई ऐसा सॉल्यूशन सजेशन मत दीजिए जो असंभव हो, जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल टाइप का सॉल्यूशन हो। कुछ और सजेशंस भी ले लेते हैं। एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि ऐसे लिखने में आप बिल्कुल पर्सनल नहीं होंगे। किसी पॉलिटिशियन का नाम, उसका अचीवमेंट या घोटाले में किसी का नाम ले देना, तो ऐसा डिस्कशन नहीं करना है।
इसके बजाय आप अच्छी लीडरशिप देने वाले प्रधानमंत्री का जिक्र कर दीजिए। तो क्रिटिसिज्म के लिए किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेना है। नेक्स्ट सजेशन देखो, अगर ऐसे फॉरेन पॉलिसी या किसी और पॉलिसी से रिलेटेड हो जिसमें आपको नेहरू का पंचशील या प्रधानमंत्री मोदी का जो फॉरेन पॉलिसी का एनालिसिस करना जरूरी हो, तो एक्सेप्शनल रूप में आप नाम ले सकते हो। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हर एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अलग अलग रहती है, तो इसलिए उनके नाम का डिस्कशन करना ऐसे में तो जरूरी हो सकता है। फिर ऐसे कभी ना लिखें कि कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने फला काम किया। तो ऐसा करना एक आम आदमी की बात है, एक ऑफिसर की बात नहीं होती है। इसके अलावा बिना किसी का गुणगान किए, बिना किसी का प्रेज किए या बिना किसी पर कीचड़ उछाले अपना आंसर लिखना है, अपना ऐसे लिखना है। देखो, सरकार की आलोचना करना गलत नहीं है, लेकिन आलोचना बैलेंस्ड होनी चाहिए, आलोचना रीजनेबल होनी चाहिए और बेहतर सॉल्यूशन या बेहतर सजेशन देना चाहिए। एक ऑफिसर का गुण होता है गुमनाम होकर, एनोनिमस होकर, न्यूट्रल होकर, फेसलेस होकर, एकदम तटस्थ रहकर काम करना होता है एक ऑफिसर को, एकदम न्यूट्रल होकर। मतलब कहने का यह है कि आपका ऐसा लगना चाहिए जैसे एक ग्रेजुएट पर्सन ने लिखा आंसर हो, किसी लेमन का आंसर नहीं होना चाहिए। लिखने में अगला सजेशन है, लिखने में देखो कोटेशन देने वाले का सही नाम लिखे। फॉर एग्जाम्पल, अब्राहम लिंकन के कोई कोट है अब्राहम लिंकन का और उसमें नाम लिखते हो जॉर्ज वाशिंगटन का, तो इसमें कोई शक नहीं है कि एग्जामिनर की निगाह में आप इडियट लगेंगे, बेवकूफ लगेंगे। कोटेशन ठीक वैसे ही दीजिए जैसे कि एज इट इज कही गई है। जैसे माओ ने कहा था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। तो आपको ये नहीं लिखना कि आप इन शब्दों को बदल दो कि सत्ता बंदूक से आती है, ये बंदूक शक्तिशाली है, मतलब आप उसे चेंज कर दो, ये ठीक नहीं है, बल्कि कोटेशन को एज इट इज प्रेजेंट करो। नेक्स्ट सजेशन ये दे सकते हैं कि आप अननेसेसरी एक्सपेंशन से बचें, यानी पैडिंग से बचें और सब्जेक्ट से डाइवर्ट नहीं होना है। अननेसेसरी वर्डिंग से बचना है, तो अननेसेसरी एक्सपेंशन अर्थात पैडिंग से बचना है। मतलब आप सटीक आंसर नहीं जानते, इसीलिए आप इधर उधर की बात करते हैं और पन्ने भरने के लिए नेसेसरी बातें आप लिखते चले जाते हैं। तो ये कदम तो देखो स्कूल और कॉलेज के एग्जाम में तो काम कर जाएगा, लेकिन सिविल सर्विसेज के पेपर में काम नहीं करेगा। तो आप इस कदम का इस्तेमाल ऐसे जैसे इंपॉर्टेंट पेपर के लिए मत कीजिए। मतलब एक पेज पर बहुत ज्यादा कहावतें लिख दी आपने, कोटेशंस लिख दिए, केस स्टडीज लिख डाली और एग्जाम्पल्स बेवजह के लिख डाले, तो इससे तो एग्जामिनर ये सोचता है कि आपके पास तो कोई कंटेंट ही नहीं है, इसलिए आप केवल पेज भरते चले जा रहे हैं। और ये करिए कि देखो रेगुलर पढ़ने की आदत को डेवलप करिए। ऐसी चीज नहीं है कि जिसको 10 दिन 15 दिन में पढ़कर आप सटीक तरीके से सीख जाएं। ये कॉन्टिन्यूअस एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये डाइवर्सिफाइड स्टडी की डिमांड करता है, तभी जाकर आपके पास सेटिस्फैक्टरी लिखने के लिए एक कंटेंट बनेगा और आप 120 प्लस मार्क्स लेने के लिए 10 से 12 पन्ने भर पाएंगे। न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स पढ़ते रहिए, लेकिन किसी दूसरे की विचारधारा में मत बहिए, बल्कि अपना विचार क्रिएट करिए। योजना और कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन पढ़ते रहिए, इसमें से आपको भरपूर कंटेंट मिलेगा। इसमें आपको स्टैटिस्टिकल डेटा भी मिलेगा, जैसे भारत में कितना लिटरेसी है, महिलाओं में कितना लिटरेसी है, एटसेट्रा। लेकिन जो पैडिंग है इसको नहीं देना, ज्यादा डेटा का भी इस्तेमाल नहीं करना। और सबसे जरूरी है कि आपको अपनी केस स्टडीज और अपने डेटा को इन्वेंट नहीं करना, तो उसकी इन्वेंशन नहीं करनी है, आविष्कार मत कीजिए उसका। नेक्स्ट, हम ये सजेशन ले सकते हैं कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो अच्छे न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके एनालिसिस, उनकी डिबेट्स सुनिए और अपने थॉट बनाएं। जैसे राज्यसभा टीवी की डिबेट देखी जा सकती हैं, इनको प्रायोरिटी आप दीजिए। और पुराने पेपर्स भी देख लीजिए और अभी तक जो ऐसे पूछे गए हैं यूपीएससी में, उनका एक फ्रेमिंग और फॉर्मेटिंग करने की कोशिश करिए। मतलब पढ़ने के साथ साथ लिखने की आदत का भी आप विकास करिए, राइटिंग एबिलिटी भी डेवलप करिए।
और लिखना है, सिर्फ लिखना है, यानी लेखन बहुत ज्यादा करना है, तभी आपकी राइटिंग में सुधार हो पाएगा। और लिख करके अपनी राइटिंग की जांच भी कराएं। आप प्रैक्टिस के लिए जो भी एसे लिखें उसको अपने टीचर से आप इवेल्युएट कराइए। इससे आपको अपनी कमियों के बारे में पता चल सकेगा। अपनी लैंग्वेज और पर हमें खास ध्यान देना है, और आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं होना चाहिए। हाँ, ग्रामेटिकल एंगल से वो बिल्कुल उसमें शुद्धता हो, उस एरर लेस हो, तो इसके लिए भी आप कोशिश करिए। तो इसके लिए ग्रामर की कोई अच्छी बुक आप इस्तेमाल कर सकते हो। अपनी लैंग्वेज में मुहावरों को जोड़ते रहिए। अपनी लैंग्वेज को ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए पढ़ते रहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत ज्यादा रिच होगी, और आपकी वोकैब में लगातार नए वर्ड्स, नए मुहावरे, इनको जोड़ते चले जाइए। और इसके साथ ही आप सिंगल शब्दों के बजाय जितना पॉसिबल हो सके आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स का स्टडी करिए। इसके अलावा कोई बुकिश आंसर या रटे रटाए ऐसे का सिविल सर्विस के एग्जाम में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। हमेशा इसमें ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल एक्सप्रेशन का ध्यान रखिए, क्योंकि इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसलिए जो भी पढ़ें उसको समझें और फिर उस पर अपना एक परसेप्शन विकसित करें। आपकी समझ और आपका परसेप्शन ही आपके आंसर को ओरिजिनल बनाएगा, और एक ओरिजिनल एसे ही आपको बाकी एस्पायरेंट से ज्यादा मार्क्स दिलाएगा। कुछ और सजेशंस हम बेहतर राइटिंग के लिए हम ये ले सकते हैं, जैसे स्मॉल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें, छोटे छोटे वाक्य बनाएं। बहुत ज्यादा कठिन शब्दों का इस्तेमाल करने के बजाय रोजमर्रा के जो वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल करिए। और ऐसे लिखने के बाद वर्ड्स को गिनना नहीं है, गिनने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको एक अनुभव हो जाएगा कि कितने पेज में कितनी लाइंस होती हैं और लाइन में कितने वर्ड हैं। और अपने स्टडी रूम में आप रियल एग्जाम का माहौल बनाकर चलिए। ये टेंडेंसी आपके भीतर कभी नहीं होनी चाहिए कि मैं तो सीधा एग्जाम हॉल में ही जाकर आंसर राइटिंग करूंगा या ऐसे राइटिंग करूंगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हुई। अब देखिए, ऐसे में यूपीएससी का जो ट्रेंड है, जैसा हमने डिस्कस कर लिया कि 2 ऐसे लिखने होते हैं, 3 घंटे का टाइम है, और कुछ पॉइंट्स हमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं, क्योंकि ऐसे जीएस का लॉन्ग आंसर ही हम मानकर चलेंगे। तो सबसे पहला काम, जो सबसे टफ काम है यूपीएससी के आंसर के लिए, सही टॉपिक का सिलेक्शन करना। ऐसे तो बाद में लिखा जाएगा ना, पहले तो सही टॉपिक को सिलेक्ट करना आना चाहिए। तो वो टॉपिक चुने जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, और ये इतना आसान काम नहीं है। दूसरा, आप 2-3 मिनट सोचिए। अगर उस टॉपिक की आपके माइंड में 10-12 डायमेंशंस भी हैं तो आप उस ऐसे को सेलेक्ट कर लो। 1.5 मिनट सोचो, 1 मिनट सोचो। तो जैसे एक ऐसा आया था काफी टाइम पहले, डिजास्टर के ऊपर, नेचुरल डिजास्टर्स पर, तो जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल था उन्होंने इसे ज्योग्राफी से ही रिलेट कर दिया, जबकि ऐसे बहुत ज्यादा डाइवर्स था। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक का। तो 2 एस्पेक्ट सबसे पहले रहेंगे, एक कंफर्ट और दूसरा डायमेंशन। तो एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि 10 से 12 पेज का ऐसे लिखना है। तो कुछ लोग पहले पन्ने पर पूरा इंट्रो ही छाप देते हैं, तो ऐसा नहीं करना कि आपने पहले पन्ने पर ही पूरा इंट्रो लिख दिया। आप डायरेक्टली एक पैरे का इंट्रो लिखिए, एक पैराग्राफ में कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखो, है ना, और तीसरे पैरे में आप ऐसे के टॉपिक को एकदम शुरू कर दो। कई लोग क्या करते हैं कि कई पेज तक इंट्रो और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को 2-3 पन्नों तक एक्सटेंड करते चले जाते हैं, तो एग्जामिनर तो वेट ही करता रहेगा कि ऐसे शुरू कब होगा। तो ऐसे में नंबर्स मिलने के चांस बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, अच्छे नहीं रहते। कई लोग किसी कहानी से शुरुआत करते हैं, जैसे ये कह दिया कि फला एक गांव का लड़का था या फला एक शहर की लड़की थी। तो आप कहानी को कंसाइज ही रखना, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस एक ही पैराग्राफ में कहानी खत्म हो जानी चाहिए।
और पहले पेज की जो लास्ट लाइन है, जो लास्ट पैरा है, ऐसे वहां से शुरू हो जाना चाहिए। अब ये आपके ऊपर बात है कि आप इंट्रो, उसके बाद स्टोरी, या फिर स्टोरी से शुरुआत करते हो। अच्छा, पैराडॉक्स से भी शुरू कर सकते हो, पैराडॉक्स से शुरू करना भी बेहतर है, और ये ऐसे की नेचर पर डिपेंड करना है। पैराडॉक्स जैसे मतलब विरोधाभासी बात, देखो जैसे मुगल प्रिंसेस औरंगजेब और दारा शिकोह सगे भाई थे, लेकिन तब भी दोनों की पर्सनालिटी क्वाइट पैराडॉक्सिकल थी, डाइवर्स थी। या अशोक की बात करें, अशोका द ग्रेट, अशोक महान अपने आप में खुद पैराडॉक्स था। कलिंग वॉर से पहले का अशोक बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, और कलिंग वॉर के बाद का अशोक ने धम्म की नीति अपनाई, और एक तरह से ह्यूमन एंगल अशोक के किंगशिप में शामिल हो गया। तो ऐसे पैराडॉक्स जो हैं, यहां से भी बात शुरू हो सकती है, ऐसी पर्सनालिटी से भी स्टार्टिंग हो सकती है। 2022 में एक ऐसे आया था, फॉरेस्ट्स आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस, यानी वन जो है आर्थिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम केस स्टडीज है। तो इंट्रो में हमें क्या करें कि जो कीवर्ड्स हैं उनको निकाल लें। जैसे इसमें कीवर्ड है फॉरेस्ट, केस स्टडीज और एक्सीलेंस, तो ये कीवर्ड्स तीनों इंट्रो में आ जाने चाहिए। आपको कोई स्टैंड नहीं लेना है, आपको ये नहीं लिखना शुरू में ही कि हाँ जी फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज, बस आपको ओवरऑल थीम लेकर ये तीनों वर्ड्स इंट्रो में एड्रेस कर देने हैं। जैसे 2022 का एक और ऐसे था कि द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग, यानी किसी छप्पर की मरम्मत करने का सही समय तभी है जब धूप निकली हुई हो। तो इसमें आप कीवर्ड सेलेक्ट कर लो। देखो इसमें सनशाइन, रूफ, तो स्वामी विवेकानंद का, एपीजे कलाम का कोई कोट इंट्रो में लिख दो। तो ओवरऑल थीम होनी चाहिए, कोई स्टैंड नहीं लेना आपको, क्योंकि मान लीजिए आपने शुरू में एक स्टैंड ले लिया, आप उसके पक्ष में चले गए और एग्जामिनर से आपका स्टैंड अलग हो गया, तो या आपने इसके अगेंस्ट चले गए, तो आपने कह दिया कि हाँ मैं एग्री करता हूं कि फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज या फॉरेस्ट आर द नॉट बेस्ट, जबकि एग्जामिनर सोच रहा है कि ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, तो आपकी छवि, आपका इंप्रेशन एकदम खराब हो जाएगा। सेकंड पैरा हमें बनाना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। तो ये पहले पैरे की बात हुई। देखो कई बार हिस्ट्री ऑप्शनल वाले 3-4 पेज तक बैकग्राउंड लिखते चले जाते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, बस एक पैरा लिखना है। मान लो फॉरेस्ट वाला टॉपिक था, तो इंट्रो में आप बता देना कि फॉरेस्ट का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, इकोनॉमिक एक्सीलेंस से फॉरेस्ट कैसे कनेक्ट होता है। तो ये आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंट्रो हो गया, सेकंड पैरा हो गया। अब देखिए हमें मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखना है, इस बात को दिमाग में छाप लीजिए, अपने मस्तिष्क पटल पर इस बात को अंकित कर लो, और जहां आपने मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखना शुरू किया वहां आपके मार्क्स आने के चांस ऑटोमेटिक बढ़ते चले जाएंगे। जैसे मल्टी डायमेंशनल, जैसे सोशल डायमेंशन, एथिकल डायमेंशन, एनवायरमेंटल, डेवलपमेंटल, साइकोलॉजिकल, एथिकल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, लोकल, इंटरनेशनल, तो जो भी डायमेंशन आपके माइंड में आए आप उसको ऐड कर सकते हो। तो कैसे हम शुरुआत करें, तो मैं आपको एक पेज बना के दिखा देता हूं। ये आपका पेज है, इस पेज में पहली 2-3 लाइनें इंट्रो की हो गई, दूसरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, और तीसरा पैरा हो गया। इसमें आप एस्से को एकदम हिट करो, है ना। इसी तरह आप अगले पेज पर आप पेज बनाते चले जाइए। दूसरे पर मान लीजिए पॉलिटिकल डायमेंशन, इसी तरह तीसरे पेज पर एथिकल डायमेंशन, इसी तरह सोशल डायमेंशन, इसी तरह
ह्यूमन डायमेंशन। तो इस तरह से हम डायमेंशन बना लेंगे। तो एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, इसी तरह छठा, सातवां, आठवां। तो एक पेज पर एक डायमेंशन होनी चाहिए। मान लीजिए पॉलिटिकल डायमेंशन है, ये एक पेज पर होनी चाहिए, और एक पेज पर 3 सब डायमेंशन होनी चाहिए आपकी, और ये तीनों पॉलिटिकल से ही कंसर्न हो, यानी एक डायमेंशन से एक पेज रिलेटेड हो। अगर आप एक डायमेंशन को एक पेज से ज्यादा ले जाओगे तो अननेसेसरी पैडिंग हो जाएगी, विस्तार बेवजह का हो जाएगा। तो ये डायमेंशंस हो गई, सोशल, पॉलिटिकल, एथिकल, एटसेट्रा। तो डायमेंशंस के बाद आप बनाएंगे सब डायमेंशन। जैसे आप इसमें से ये देख लीजिए, मान लीजिए पॉलिटिकल डायमेंशन है या सोशल डायमेंशन है, तो सोशो की 3 डायमेंशन, सब डायमेंशन हम बनाएंगे। एक पैरा आ जाएगा वीमेन के ऊपर, एक पैरा आ जाएगा यूथ के ऊपर, और तीसरा पैरा आ जाएगा फार्मर्स के ऊपर। तो हर एक डायमेंशन में आपने 3-3 सब डायमेंशन ले ली, तो टोटल 8 पेज हैं। तो 8 डायमेंशंस और एक पेज पर 3 सब डायमेंशन, तो टोटल 24 डायमेंशन हो गई। ये अगर आप 7 डायमेंशन लोगे तो 7 डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय 3 सब डायमेंशन इज इक्वल टू 21 डायमेंशंस। ये 6 पेज हैं, तो 6 डायमेंशन 3 सब डायमेंशन इज इक्वल टू 18 डायमेंशन। आप मुझे कोई भी ऐसे दीजिए, मैं उसके डायमेंशन बना सकता हूं, चाहे वो फिलोसॉफिकल ऐसे ही क्यों ना हो, आसानी से उसके डायमेंशन बनाए जा सकते हैं। जैसे एक ऐसे है 2022 में पूछा गया कि जो शिप है वो शिप बंदरगाह पर ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन इसके लिए तो वो बना ही नहीं है, इसके लिए तो वो होता ही नहीं है कि जहाज बंदरगाह के भीतर ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन इसके लिए तो वो होता नहीं है। अब इस ऐसे में देखो कई लोगों ने क्या किया कि इसको सिर्फ लाइफ के चैलेंजेस पर रिवॉल्व कर दिया, जीवन की चुनौतियों पर इसको फोकस किया। जबकि आप क्या कीजिए कि इसको एक व्यू में मत समेटिए, मत सीमित करिए, आप इसको इकोनॉमिक एंगल दे दो, आप इसे इकोनॉमिक एंगल में डिवाइड कर दो कि दुनिया में जो इकोनॉमीज का संरक्षणवाद है, जो कंजर्वेशन है, इसको वहां पर आप ले जाओ। फिर इसको आप पॉलिटिकल एंगल में ले जाओ, पॉलिटिकल चेंजेस में ले जाओ। फिर इसको आप सोसाइटी के एस्पेक्ट में, गांव में, अर्बन एरियाज में, फिर इंटरनेशनल एरेना में। तो यानी एक एस्पेक्ट में आप मत रखिए। फिर आप इसमें यूथ वाली सब डायमेंशन लिख दो। जैसे यूथ की सब डायमेंशन में लिख सकते हैं कि मैं जॉब लेने वाला नहीं बल्कि जॉब देने वाला बनूंगा। तो ये करंट अफेयर में बहुत ज्यादा चर्चा में भी ये बना रहता है। फिर एग्रीकल्चर में कुछ चेंजेस लाने हैं तो वहां भी आप ये ऐड ऑन कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी 8 डायमेंशन या 7 डायमेंशन की 3-3 सब डायमेंशन बन जाएगी। इससे फायदा क्या होगा? देखो इससे फायदा ये होगा, मान लीजिए आप खुद एक एग्जामिनर हो और आप 25-24 कापियां, 30 कापियां आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो। फिर किसी की कॉपी आपके सामने आती है तो पहले 12-15 कैंडिडेट्स ने डेफिनेटली इन 10-15 लोगों, 20-25 में से 10-12 ने अपने डायमेंशंस को सीमित रखा होगा। या तो लाइफ के चैलेंजेस पर फोकस कर दिया होगा सिर्फ, या सिर्फ किसी एक ही एंगल पर सीमित रखा होगा। लेकिन जैसे ही आपके सामने एक ऐसा एसे आता है जो मल्टी डायमेंशनल है, तो एग्जामिनर एकदम से उसकी तरफ आकर्षित होगा और उसको नए व्यूज मिलते हैं, उसको नए डायमेंशंस मिलते हैं, नए विचार मिलते हैं उसको। मान लीजिए मैंने 24 डायमेंशंस लिखी और एग्जामिनर को मेरी 5, 6 या 7 डायमेंशंस पसंद नहीं आई, तो तब भी तो मेरी 16-17 डायमेंशंस पर तो मुझे रेटिंग देगा ना, मुझे रैंकिंग देगा ना, मेरे आंसर को, मेरे एसे को। तो मैं अपने मार्क्स ज्यादा मिलने के चांस को इंक्रीज कर लूंगा। जबकि अगर आप थीम बेस्ड ऐसे लिख दो, मतलब एक थीम ले लीजिए, एक स्टैंड ले लीजिए, तो अगर आपका स्टैंड एग्जामिनर को पसंद नहीं आया तो इसमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ये बात फिलोसॉफिकल बेस्ड एसे में बहुत ज्यादा होती है। कई बार आप देखते हो
कि ऐसे में स्कोर 90 से 100 की रेंज में रहता है, जबकि कुछ लोगों का स्कोर 125 से लेकर 165, 155, 175 तक, जैसा हमने पढ़ा कि पूर्वा पांडे का चला गया, वहां तक चला जाता है। तो ये हमारे पेज हो गए। अब हम बात करते हैं 8 पेज की बात हो गई। अब अगले पेज पर क्या लिखो, देखो 9वें पेज पर आप क्या डालोगे, 9वें पेज पर आप इंटरनेशनल एंगल डालोगे। देखो इंटरनेशनल डायमेंशन डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक पैराग्राफ बना दो इस इंटरनेशनल पेज पर, कनाडा का पैरा बना दो, कनाडा में वहां क्या हो रहा है। दूसरा, जैसे आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहां से कनेक्ट कर दो। और तीसरा पैरा, करंट में जो कुछ चल रहा है, न्यूज में जो कुछ चल रहा है, वहां से उसको कनेक्ट आप कर सकते हो। अब बात करेंगे अगले 10वें पेज की। तो 10वें पेज पर आप एक विपरीत विचारधारा ले लो। तो आपने 9 पन्नों पर जो लिखा है उसका बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन मत करो, बल्कि इस एंटी व्यू में हम ये लिख देंगे कि हमें चैलेंजेस और स्ट्रगल तो चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। हमें एजुकेशन पर भी फोकस करना है, हमें ह्यूमन डेवलपमेंट पर भी फोकस करना है, हमें इकोनॉमिक्स पर भी फोकस करना है, हमें एग्रीकल्चर पर भी फोकस करना है, हमें टेक्नोलॉजी पर भी फोकस करना है। तो मतलब एक पेज हमेशा विपरीत विचारधारा का रखना है। और जो लास्ट पेज होगा आपका, जो आपका 12वां पेज रहेगा, उसमें आप 11वां पेज जो आपका 12वां रहेगा, उसमें आप कंक्लूजन लिख दो। और कंक्लूजन लिखना बेहद जरूरी है। अब देखो आपका इंट्रो और कंक्लूजन, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों बहुत ज्यादा शानदार होने चाहिए, मतलब काइंड ऑफ आई कैचिंग हो दोनों। कंक्लूजन में आप कोई कहावत लिख दो, कोई प्रोवर्ब लिख दो, कोई कोटेशन भी लिख सकते हो, तो उसके मतलब वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहता है, बहुत इफेक्ट उसका पड़ता है। और जो भी आपका ऑप्शनल है, कंक्लूजन में आप अपने ऑप्शनल का इस्तेमाल कर सकते हो आप। और कंक्लूजन में एक टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कंक्लूजन आप 3 या 4 कंक्लूजन आप पहले से प्रिपेयर करके रखो, और कंक्लूजन देखो कॉमन ही रहता है, तो पॉजिटिव नोट वाले 3 या 4 कंक्लूजन आप पहले से अपने माइंड में सेट रखो, और बस वहां पर उसको एज इट इज कट कॉपी एंड पेस्टिंग आपको करनी है। जैसे आप कंक्लूजन में कह सकते हो कि इंडिया अपने 140 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए फूड ग्रेन उपलब्ध करा पाया है। रोजगार भी, इतनी बड़ी आबादी को रोजगार देने में भी भारत मोर और लेस सफल रहा है। वर्ल्ड लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भारत ने इस्टेब्लिश किए हैं, और भारत अपने आप को अपने पड़ोसी देशों की तुलना में, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी बेहतर तरीके से काम कर पाई है। भारत इंटीग्रेट रह पाया है। भारत की डेमोक्रेसी आज भी एक एग्जाम्पल है ग्लोबल डेमोक्रेटिक स्टडीज का। और फ्यूचर में भारत बहुत ज्यादा एक विजनरी रूप से भारत का फ्यूचर ब्राइट होगा, और इंडिया दुनिया के लिए एक शानदार एग्जाम्पल बनकर उभरेगा। और यही भारत के बारे में हमारा लॉन्ग टर्म विजन है। तो इस तरह से पॉजिटिव नोट मतलब आप बना सकते हो, कंक्लूड आप कर सकते हो। तो 2-3 कंक्लूजन ऑलरेडी आप तैयार कर लो, और उनको बस कॉपी पेस्टिंग आप कर सकते हो। देखो ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कनेक्टेड हो, लिंक हो। जैसे आपने मान लीजिए पहले पेज पर इंट्रो लिख दिया, उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिख दिया, उसके बाद टॉपिक शुरू कर दिया, तो मतलब आपको इन्विजिलेटर को ये बताना है, इन्विजिलेटर को आप ऐसा लिख कर दोगे जैसे किसी बच्चे के लिए आप लिख रहे हो, जैसे किसी आम आदमी के लिए, लेमन टाइप बंदे को पढ़ना है आपका ऐसे, जैसे कोई बच्चा पढ़ेगा आपका ऐसे, कोई लेमन बंदा पढ़ेगा। आप एक पैरे को दूसरे पैरे से लिंक करिए, दोनों पैराग्राफ का आपस में लिंक बन रहा हो, फ्लो बन रहा हो, मतलब उबाऊपन ना हो, बोरिंग ना हो। और जो एक पेज का ये तीसरा पैरा है वो पहले पैरे से लिंक होना चाहिए। मतलब
मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि पेज के तीनों पैरे आपस में कनेक्टेड हो, और जब अगला पेज शुरू हो तो ये जो पहले पेज का लास्ट वाला पैरा हो ये अगले पेज के फर्स्ट पैराग्राफ से लिंक हो, मतलब इन दोनों में कनेक्शन बन रहा हो, इसमें और इसमें, मतलब बोरिंग ना हो, मोनोटोनस ना हो। तो ये कनेक्टिविटी जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे करने में दिक्कत बहुत होगी। तो ये जो स्किल है, ये जो आर्ट है, ये कोई 10, 20, 25 दिन में या कोई 2-4 घंटे में डेवलप नहीं होगी, लेकिन जनरल स्टडीज का जितना शानदार आपका बैकग्राउंड रहेगा, जितना अच्छा रिवीजन होगा, जीएस जितनी बेहतर आपकी रहेगी, और कॉम्पैक्ट लिखने की, गागर में सागर भरने की अगर कला आपके भीतर होगी, ये हुनर आप जानते होंगे, तो उतना ही बेटर तरीके से आप अपनी बात निबंध में ऐसे में रख सकते हो। कुछ और बातों का ऐसे लिखने में ध्यान रखना है। देखिए, ऐसे में कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं चलती, कोई शॉर्ट फॉर्म। जीएस में तो एक बार को चल जाता है, लेकिन यहां नहीं चलेगी। जैसे आप अगर एटसेट्रा लिख दो तो ये नहीं लिखना, जो बात लिखनी है उसे पूरा लिखकर कंक्लूड करो, एटसेट्रा वगैरह मत लिखो। कोई कटिंग, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, मत करिए इसको। पहले से माइंड में सोच लेना चाहिए कि क्या लिखना है, और बिल्कुल भी स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में, जैसा कि मैंने क्लास में भी कई बार डिस्कस किया, कि स्पेस होना चाहिए। ये चीजें ऐसे में बड़ा मायने रखती हैं। और पिछले 5-6 साल में जो ऐसे आए हैं, क्योंकि हर साल 8 टॉपिक्स आ रहे हैं, तो पिछले 4 सालों में ऐसे के टॉपिक्स 35-40 टॉपिक्स आप देख लोगे, देख लेना उसको, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट टाइप ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो आप इन टॉपिक्स को देख लीजिए और याद कर लीजिए, और एज ए कोटेशन एग्जाम में हम इनका यूज कर सकते हैं। होप ये वहां तक बात आपको क्लियर होगी। आप ये भी कर सकते हो कि पूरा ऐसे आप ब्लू पेन से लिखो और ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दो। बस एक पेज पर मैक्सिमम 2-3 अंडरलाइन होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो अगर 90 मिनट है एक ऐसे को लिखने के लिए, तो पहले 15 मिनट में स्ट्रक्चर बना लो, मतलब क्या उसमें भरोगे, क्या लिखोगे, और बाकी के 70-72 मिनट में हमें राइटिंग करनी होती है, तो हम राइटिंग कर लेंगे। और स्ट्रक्चर बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए। उसमें लिख लो कि हाँ मैं सोशल डायमेंशन में ये लिखूंगा, पॉलिटिकल डायमेंशन में लिखना, और पूरा ऑर्डर बना लेना, ऑर्डरिंग कर लेना। यूपीएससी में 2-3 रफ पेज मिल जाते हैं, तो हम पहली फॉर्मेटिंग आप बना लें कि हाँ मैं सोशल में फार्मर पर ये लिखूंगा, वीमेन पर ये लिखूंगा, फिर मैं अर्बन एरियाज के बारे में ये लिखूंगा। तो इससे फ्लो बना रहेगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, फ्लो कभी भी डिस्टर्ब आपका नहीं होगा। बाकी अगर आप डेटा डाल देते हैं तो बेहतर है, कोई बुराई नहीं है। जैसे जेंडर रेशियो डाल सकते हैं कि आज़ादी के समय कितना सेक्स रेशियो था और पिछले 7 डेकेड में ये कितना है, और वर्तमान में कितना है, गिर रहा है कि बढ़ रहा है। आप रिपोर्ट्स भी डाल सकते हो, जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, उसको भी कोट कर सकते हो, क्योंकि करंट में ये सारी चीज़ें आप पढ़े ही रहते हो। तो इससे आपको ऐसे लिखने में बिल्कुल भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आज के सेशन में जो टिप्स और स्ट्रेटेजी और प्लानिंग ऐसे राइटिंग में हमने डिस्कस की, और अगर आपको इस स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे तो ये कंफर्म मानकर चलिए कि 150 के सराउंडिंग में आपके मार्क्स होंगे। अब जो फिलोसॉफिकल, अब देखो ये तो बात होगी थियोरेटिकल, अब प्रैक्टिकली लिखना कैसे है, मतलब ऐसे की कैसे लिखें। तो अब जो ऐसे की क्लास 2 करेंगे, सेकंड क्लास करेंगे, उसमें पिछले 2-3 सालों में यूपीएससी के जो ऐसे हैं उनको लिखने की कोशिश करेंगे, और ये देखेंगे कि हम इस स्ट्रेटेजी को कैसे हम फॉलो करके एक बेहतर ऐसे लिखेंगे। बस आप इन टिप्स को ध्यान रखिए, बार बार आप इस वीडियो को देखिए, सुनिए, और बेहतर होगा कि आप ये करिए कि जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए आप इनका एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। 1-1.5 घंटा आप बैठ जाइए प्लेन पेज लेकर, और आप देखोगे कि ऐसे आपके सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो आज इस सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कमेंट करके आप बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।